नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस स्पेशल संडे लाइव स्ट्रीम पे। और महाराष्ट्र के विड्रॉल कल कंप्लीट हो जाएंगे। उससे पहले आज हम चर्चा करेंगे ओंकार चौधरी जी से महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। थोड़ा बहुत झारखंड की भी चर्चा कर लेंगे। नमस्कार संजय जी, आपके और दर्शकों को स्वागत भी है नमस्कार। आपका ओंकार जी, बहुत बहुत स्वागत बहुत आपका धन्यवाद। जय डायलॉग्स पर। जी जी। तो महाराष्ट्र के आगे झारखंड की चर्चा तो बिल्कुल धीमी पड़ गई है, कोई बात ही नहीं कर रहा झारखंड की आजकल। महाराष्ट्र और झारखंड पर चर्चा करने से पहले मैं जयपुर की चर्चा करूंगा साहब, जी क्योंकि जी जयपुर डायलॉग के समिट के बाद हम लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, तो ये मेरा दायित्व है। और मैं और भाऊ एक अलग सा प्रोग्राम भी उस पर बना रहे हैं और जॉइंटली हम दोनों के चैनल पर वो जाएगा। जी मैं आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके प्रयासों को सैल्यूट करता हूँ संजय जी। जिस धन्यवाद सर। स्तर का आयोजन आप लोगों ने किया है और जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है और जो आप लोगों ने विषय चुने हैं, कुल मिलाकर के अभी जो मेन हॉल के समिट के जो विजुअल्स थे, जो प्रोग्राम थे, जो डिस्कशन थे, वो तो दर्शकों तक पहुंच गए हैं, पर जो राउंड टेबल के और ओपन माइक के थे वो धीरे धीरे आएंगे और उनमें भी दर्शक ये देखेंगे कि कितने सॉलिड इश्यूज थे जिन पर चर्चाएं हुई हैं। और इस बार चूंकि 80 स्पीकर आपने आमंत्रित किए थे, देश के भीतर से भी और देश के बाहर से भी, तो 80 स्पीकर जहां इकट्ठा हों तो आप उसके स्केल के बारे में समझ सकते हैं। और उनमें से अधिकांश तो ऐसे हैं जो अलग अलग यूट्यूब चैनलों पर अतिथि के तौर पर, विशेषज्ञ के तौर पर आते रहे हैं, अपनी बातें रखते रहे हैं। लेकिन जहां तक राष्ट्रवादियों का सवाल है और जो एक मिशन हम लोग लेकर के चले हैं, 2019 से पहले जब मैं ये सारी चीजें देखता था तो बड़ी पीड़ा होती थी कि जी हम लोगों का एक ऐसा कोई मंच नहीं है या हम उस तरीके से इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं जो फेक नैरेटिव ये लोग देश के भीतर और देश के बाहर फैलाते थे। तो 2019 में मैं भी आ गया था, 2019 के बाद तो बहुत सारे और लोग भी आ गए, आप पहले से लगे हुए थे। तो कहने का आशय ये है कि अब उस मोड़ पर हम लोग पहुंच गए हैं जहां से अब इसको तेज गति देनी है और जो हमारी प्रतिबद्धता है, जो हमारा संकल्प है, उसको सिद्धि में कन्वर्ट करना है। तो मैं तो आपको, आपकी पूरी टीम को हृदय की गहराइयों से बहुत बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आगे ये मुहिम हमारी और तेज चलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से ये आगे ही आगे जाएगा। और आइए चलते हैं आज के विषय पर। तो महाराष्ट्र और झारखंड अब 23 नवंबर तक, बल्कि 23 नवंबर के बाद तक यही चर्चा रहेगी। और इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आज पार्लियामेंट का विंटर सेशन जो है वो 25 नवंबर से डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी 23 को रिजल्ट आएंगे और 25 से, सोमवार से ये सेशन शुरू हो जाएगा। तो क्या ये बड़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि बड़े बड़े विषय लेने वाले हैं वो। इसमें वक्फ अमेंडमेंट बिल लिया जाएगा और उसके साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन भी लिया जाएगा। कुछ बात हो रही है कि ये अर्बन नक्सल्स के विरुद्ध भी कुछ बिल लाया जाएगा। ये सारी बातें हो रही हैं और ये तुरंत 23 तारीख को चुनाव के रिजल्ट और 25 को सेशन। रिस्क नहीं ले रही है? संजय जी, निश्चित रूप से उनके पास अपनी कुछ सूचनाएं होंगी और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सेंटर में भी है और जो 22 राज्यों में भी काम कर रही है, ऑलरेडी सत्ता में है, उसके पास अपना मैकेनिज्म भी होता है, अपने कार्यकर्ता भी होते हैं, कई स्तर के फीडबैक भी उनके पास होते हैं, समय समय पर वो लोग सर्वे भी कराते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हम अगर याद करें बॉडी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं आधुनिक
जो तौर तरीके हैं किसी के किसी किसी की एरोगेंस, किसी का अहंकार या किसी की सुहृदयता या उदारता परखने के लिए, तो राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज थी पार्लियामेंट में 2024 के रिजल्ट आने के बाद, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी जिस तरह की के भाषण उन्होंने दिए थे और जिस तरह की एक तरीके से गाली गलौज की थी, और देश के बाहर भी जाकर के जिस तरह की बातें उन्होंने हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में और जो हमारे पिलर्स हैं उनके बारे में गलत बयानी की थी, उसके बाद से ये जो हरियाणा के रिजल्ट आए हैं और जिस तरीके से बांग्लादेश की मार-काट और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का यहाँ एक तरीके से प्रतिकार हमने देखा है अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग शहरों में, उसके बाद से हम और आप ये महसूस कर रहे हैं कि हिंदुओं में एक जागृति आई है, फिर से एकजुटता आई है। और इधर अगर हम बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें इन चीज़ों को, तो योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे, इसके बाद मोदी जी का भी, कि बटेंगे तो वो महफ़िलें सजाएँगे जो आपको बाँटना चाहते हैं। संघ प्रमुख का भी हिंदुओं की यूनिटी को लेकर के जो बयान आया, और इधर हिमंता बिस्वा शर्मा के जो झारखंड में भाषण हुए हैं, या योगी आदित्यनाथ का जो दीपावली पर उद्बोधन था, या अभी फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सेफ रहने की बात कही है कि आप तभी सेफ होंगे जब एकजुट होंगे, और अमित शाह का जो घोषणा पत्र जारी करने के समय का उद्बोधन है झारखंड में, ये सब अगर हम मिलाएं और इनसे कोई संकेत निकालने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि दोनों ही राज्यों में, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी, अब भारतीय जनता पार्टी का लाइन ऑफ एक्शन तय है। क्या कहना है, कैसे कहना है, खतरों को लेकर के किस तरीके से लोगों को सजग और जागरूक करना है, कैसे यूनाइट करना है, इसको लेकर के मुझे लगता है कि कोर टीम गठित कर दी गई है, इंडिकेशंस दे दिए गए हैं। जब हम बात कर रहे हैं अब से कुछ समय पहले बीच चुनाव प्रचार, योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, ये भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और मथुरा में जिस तरीके से संघ प्रमुख और योगी आदित्यनाथ की करीब 1.5 घंटा मुलाकात हुई थी, वो भी हमें कुछ संकेत और संदेश दे रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों ही राज्यों के चुनाव कॉन्फिडेंट है बीजेपी, उसका नेतृत्व, कि वो जीत लेंगे। और यही वजह है कि 23 को रिजल्ट आएंगे और 25 को पार्लियामेंट का जो शीतकालीन सत्र है वो होने जा रहा है। और आप और हम और दर्शक भी अब तो जान चुके हैं, हम लोग इतनी चर्चाएं कर चुके हैं, वक्फ बोर्ड का बिल इसी सेशन में आना है, इसी में पास होना है। और जो संजय जी ने संकेत दिए हैं कि कुछ और बहुत महत्वपूर्ण नक्सल अर्बन के बारे में भी कुछ और शिकंजा कसने वाली कड़ी व्यवस्थाएं कर की जाएंगी, कानून लाया जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है साहब। इस देश को ये लोग जिस तरीके से तरह-तरह की और तरह-तरह के तत्वों से सुपारी लेकर के पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशों में बैठ कर के इतना दुस्साहस हो गया है कि वहाँ बैठ कर के कहते हैं कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, बस दिया-सलाई दिखाने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों पर साहब शिकंजा कसने का समय आ गया है। और मुझे लग रहा है कि जो सूचनाएँ ज़मीन से उनके पास हैं और जो हम लोगों के पास भी आ रही हैं, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कसर रह गई है, 32 सीटों पहले जिस तरीके से नरेंद्र मोदी 240 पर खड़े रह गए थे, अब लोगों को लगता है कि अब रिटर्न किया जाए, फिर से एकजुटता का प्रदर्शन किया जाए, और जो साजिशें रची गई थी, उनको विफल करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दी जाए, नरेंद्र मोदी को मजबूती दी जाए। तो इससे जैसा कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अत्यधिक आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही है, तो
आपको क्या लग रहा है? झारखंड तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ़ा मामला है, आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसीलिए हम लोग आप देख रहे होंगे कि कोई प्रोग्राम कोई अलग से झारखंड पर नहीं किया है। तो झारखंड को हम लगभग वैसा ही मान करके चलते हैं कि वहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी की वापसी तय ही है। क्योंकि जो कर्मकांड रहे हैं पिछले 5 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार के, जिसके चीफ मिनिस्टर को जेल की यात्रा करनी पड़ी है और तमाम तरह के एलिगेशंस हैं साहब। एक कुव्यवस्था वहाँ पर थी, शासन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी और जिस तरीके से निशिकांत दुबे से लेकर के हिमंता बिस्वा शर्मा, खुद गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने जो वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज की जा रही है और उस वो जो एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है झारखंड में, उसका उल्लेख किया है और यूसीसी लाने का ऐलान कर दिया है आज के लाई जाएगी, लेकिन आदिवासियों को उससे अलग रखा जाएगा, यानी उन पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सुनिश्चित किया जाएगा और बहुत सारी घोषणाएं अमित शाह ने वहाँ की हैं। पर मुझे लग रहा है कि झारखंड तो कहीं कोई किंतु परंतु है नहीं। सबको पता है कि वहाँ क्या होने जा रहा है। इसलिए सबका फोकस अब अ, महाराष्ट्र पर रहने वाला है और यूपी की 9 सीटों के लिए जो उपचुनाव हो रहा है, योगी आदित्यनाथ 11 नवंबर को उससे फारिग हो जाएँगे, क्योंकि 13 नवंबर को उसके लिए मतदान होना है। तो चुनाव प्रचार 11 नवंबर को खत्म हो जाएगा। उसके बाद 18 नवंबर तक उनकी जितनी भी सभाएँ होने वाली हैं, जितने भी रोड शो होने वाले हैं, वो महाराष्ट्र में होंगे या फिर झारखंड में होंगे। ये भी हम तय मान करके चलें और मुझे ऐसा लगता है कि जो एजेंडा सेट किया था योगी आदित्यनाथ ने, अब भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया है, संघ ने ये तय कर लिया है कि इसी एजेंडे पर आगे बढ़ना है। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा तो बहुत ज़बरदस्त हिट हो गया। आरंभ हरियाणा से हुआ और जो हरियाणा में आपने जो देखा, देखिए हरियाणा में हम सभी लोग निराश थे और एक प्रकार से उदासीन थे। हमें लग रहा था कि भई हरियाणा तो 100% हारेगी भाजपा, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ और ये नारा वहाँ भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से पॉपुलर हुआ। जी। बहुत समय बाद संजय जी कोई ऐसा नारा आया है जो क्लिक कर गया है और जन-जन में जिसको एकदम जैसे कहते हैं ना कि शिरोधार्य कर लिया है और अंगीकार कर लिया है। तो वो स्थिति हम देख रहे हैं इस नारे को लेकर के और कहीं न कहीं योगी जी ने हिंदुओं की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। एक परफेक्ट जो अ, चेतावनी बीज सूत्र कहते हैं, वो ढूँढ करके वो लाए हैं। और बल्कि शुरुआत तो इसकी हरियाणा चुनाव से पहले अगस्त के एंड में हो गई थी। उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये कहा था, लेकिन किसी चुनावी स्टेट में पहली बार हरियाणा में उन्होंने करनाल में ये बात कही और उसका बहुत ज़बरदस्त असर वहाँ देखने को मिला है। वैसे तो बहुत सारी घटनाएँ थी जिनका कहीं न कहीं एक प्रभाव चल रहा था मन मस्तिष्क में मतदाताओं के और एक ये आशंका घर कर गई थी। कुछ घटनाएँ हैं जिनका मैं उल्लेख ज़रूर करना चाहूँगा महाराष्ट्र पे आने से पहले कि हरियाणा क्यों जीते, ये बाद में चीज़ें समझ में आती हैं। जब ये खनौरी बॉर्डर पर, डबवाली बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर 3 जगह बैठ कर के इन्होंने आतंक मचाना शुरू किया, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, तो ये जो खनौरी बॉर्डर का दस्ता था इनका, ये भीतर तक घुस आया था बैरिकेड तोड़ करके और जो जींद की पुलिस थी, उसको इन लोगों ने पीछे हटाने के लिए जो धान की पूलियाँ पड़ी हुई थी सूखी, उनमें आग लगा दी और मिर्चें झोंक दी। तो जो पुलिस बल था, अर्धसैनिक बल था, उसकी आँखों में उससे पानी आने लगा और वो पीछे हटने लगे। वहाँ पर फिर बल प्रयोग करना पड़ा, अतिरिक्त पुलिस बल बुला करके। वो जो इंसिडेंट था, उसी दिन वो लड़का भटिंडा का जो था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो किसी की गोली से मारा गया और उसका ब्लेम इन्होंने हरियाणा पुलिस पर लगाया।
संजय जी वो उस उसका दिन तो का ये कह रहे हैं कि वो तो ऊपर चढ़ रहा था, जो साइनेज लगा हुआ था रोड का उसके ऊपर चढ़ रहा था, उससे गिर गया और सर पे चोट लगने से मरा। हाँ, उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि जो बुलेट हरियाणा पुलिस यूज करती है वो उससे नहीं मारा गया। तो ये हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि ये हम्म। हरियाणा पुलिस की गोली से नहीं मारा गया है, ये किसी आंदोलनकारी की ही गोली से मारा गया। वहां से पूरा खेल पलटा। जींद के और आसपास के सारे किसान ये कहते हुए दिखाई दिए कि ये कहाँ के किसान हैं, ये तो जिस तरह की मशीनें लेकर के चले हैं, दिल्ली के लिए निकले हैं, तो और जिस तरह का तावड़ू में और इधर मेवात में और दूसरी जगहों पर जो उपद्रव हुए थे और इन लोगों ने उसका समर्थन किया था, तो उसको लेकर के भी वो इनके खिलाफ हो गए और ये चीजें फिर पूरे हरियाणा में चली गई। तो किसान भी इस बार इनके साथ नहीं थे और अब भी नहीं है, अभी भी नहीं है। तो ये जो चीजें जींद हुई जिले की हैं, तो 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो वो सारी चीजें वहां से चेंज हुई कि भाई ये लोग हमें रौंदते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे हमारे खेतों की ऐसी तैसी करके आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। तो जब ये कहे के किसान है, ये तो आताताई हैं, ये तो अच्छा, अब हिंसक तो तत्व देखने हैं। में आ रहा है कि पंजाब में भी लोग जो है इनसे त्रस्त हो गए हैं और इनके विरोध में उतर आए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां पर जो आम आदमी है, मैंने एक बार पहले भी आपके प्रोग्राम में जिक्र किया था, एक भटिंडा के डॉक्टर थे गोयल साहब, उनका पास मेरे पास फोन आया था और ये लोकसभा चुनाव से पहले की बात है। और उन्होंने कहा था कि साहब लोगों में इतना आक्रोश है इन लोगों को लेकर के, इन्होंने जीना हराम कर रखा है सबका। कहीं भी सड़कें रोक करके बैठ जाते हैं, कहीं भी रेलवे ट्रैक रोक करके बैठ जाते हैं और अब तो वसूली करने लगे हैं, जबरन धमकी देने लगे हैं कि साहब इतना कंट्रीब्यूशन करिए आप, नहीं तो हम आपका व्यापार नहीं चलने देंगे, व्यवसाय नहीं चलने देंगे। तो एक तरह की गुंडागर्दी वहां पर शुरू हो चुकी है। तो इसको लेकर के जो आम जन है वो इन लोगों से दुखी है और यही वजह है, देखो कितने महीने से ये वहां शंभू बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, कोई इनके समर्थन में नहीं आ रहा है। बल्कि शंभू बॉर्डर को खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा कि भाई एक रास्ता दीजिए ताकि एम्बुलेंस हैं, विद्यार्थी हैं, जो वकील साहिबान आते हैं हाई कोर्ट चंडीगढ़, उनके लिए दिक्कतें ना हो, आसपास के ग्रामीणों को भी दिक्कतें हो रही हैं और अंबाला का जो व्यापार है वो बैठ गया है। तो ये सब, लेकिन एक जिद मारी है और जो गलत तत्व हैं वो घुसे हुए हैं और जो ये पन्नू सन्नू हैं बैठे हुए, ये तो अपना खेल करते ही हैं। बहरहाल वापस लौटते हैं महाराष्ट्र पर। तो जी। महाराष्ट्र में जो कुछ है संजय जी इस समय, एक्चुअल में तो 6 पार्टियां हैं, 2 गठबंधन है। तो इनकी एग्जिस्टिंग भी, मतलब इनमें कौन रिलीवेंस है कौन इरिलीवेंस है, इनकी प्रासंगिकता अप्रासंगिकता का तो ये चुनाव फैसला करने ही वाला है। राज्य का भविष्य भी ये चुनाव तय करेगा और मुझे तो लगता है कि देश की राजनीति का भी यहाँ से भविष्य तय होगा, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। तो एक जो आत्मविश्वास कहीं खो गया था उसकी वापसी हुई है भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में और जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उनमें भी। झारखंड बीजेपी जीत रही है, इसमें किसी को अभी तक तो संदेह नहीं है। कोई चमत्कार ही हो जाए तो हम भी उसको नमस्कार करेंगे, पर झारखंड भी भारतीय जनता पार्टी के पास वापस आ रहा है, इसकी संभावनाएं पूरी बलवती हैं। ले देकर के, लेकिन किंतु परंतु है महाराष्ट्र को लेकर के, और वो इसलिए कि 48 में से 31 सीटें ये एमवीए जो इंडिया ब्लॉक है ये जीत गया था और केवल 17 सीटें जो हैं वो जो सत्तारूढ़ इस समय गठबंधन है, महायुति जिसको बोला जा रहा है, वो जीत पाया था। तो इसलिए थोड़ा बहुत लेकिन किंतु परंतु हैं। और एक और आंकड़ा आपके पास भी है, मेरे पास भी है कि साहब 158 सीटों पर बढ़त मिली थी कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के गठबंधन को लोकसभा चुनाव में, और 125 सीटों पर
बढ़त मिली थी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के गठबंधन को। 31 सीटें ऐसी हैं संजय जी, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, जहां हार जीत यानी बढ़त और घटत का अंतर 5,000 वोटों से कम का रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 31 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, ये निर्णायक हो सकते हैं। तो बहुत नजदीकी मुकाबला होगा और वहां के जो भी नतीजे आने वाले हैं, उससे भले ही फौरी तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ते हुए दिखाई ना दे, पर अगर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाला नेतृत्व चुनाव लूज करता है, तो थोड़ा सा आशंकाएं पैदा होंगी केंद्र की सरकार को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। इसके बावजूद के हरियाणा और झारखंड ये जीतने वाले हैं, तो भी एक आशंका बनेगी। और जो शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का गठबंधन है, अगर ये सत्ता में आ जाता है, तो इनके हौसले फिर से बढ़ेंगे, इनको फिर से एक तरीके से एक संजीवनी मिल जाएगी आगे बढ़ने की। और महाराष्ट्र आप जानते हैं साहब कि उसकी मुंबई आर्थिक राजधानी मानी जाती है, तो वैसे ही बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो चाहती हैं कि महाराष्ट्र उनके पास रहे, ताकि उनकी पार्टी का कोष भी भरा पूरा रहे और उनका भी जो है ठीक-ठाक जो है सबसे काम बड़ा तो चलता रहे। यही है मामला। जी हाँ, जी हाँ। तो इसलिए ये लोग भी पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी ताकतें जो है इनके साथ लगी ही रहती हैं हर चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का ये प्रयास है कि जो शुरुआत हो गई है अब हरियाणा से, उसमें कोई किसी तरह की कमी बेसी नहीं रहनी चाहिए। अब जिस प्रकार से महाराष्ट्र में सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसमें आप किसको एडवांटेज देखते हैं? क्योंकि कंफ्यूजन तो दोनों तरफ ही है। अ, सीटों का मामला ऐसा है संजय जी कि इसमें तो जब आप गठबंधन की राजनीति करते हैं, तो डे वन से आपको ये भी पता रहता है कि आपको दावेदारी कितनी सीटों की करनी है और फिर समझौता कितनी सीटों तक आपको कर लेना है। क्योंकि जो पार्टी सीएम शिप पर दावेदारी करने की सोचती है, वो अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के बारे में अपनी रणनीति तैयार करती है, दावेदारी करती है। उसकी दावेदारी बनती है कि नहीं बनती है, ये हमने अभी देखा भी है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी प्रयास किए थे कि उसको 100 से अधिक सीटें मिल जाएं। एक समय तो सूचनाएं मिल रही थी कि 120 तक पे वो दावा कर रही थी। इसी हम्म। तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी शुरुआत तो 125 से ऊपर से की थी, लेकिन उसके हम्म। बाद जब उनको आईना दिखाया गया, स्ट्राइक रेट बताया गया कि लोकसभा में आपका स्ट्राइक रेट क्या रहा है और जो भी आपको वोट मिले हैं, उसमें जो मूल मराठी वोटर है या जो बाला साहब ठाकरे का अपना वोटर रहा है, वोट बैंक रहा है, उसका प्रतिशत कितना है, तो फिर उनके कंधे थोड़े ढीले हुए। दूसरी हम्म। बात ये है कि जब शरद पवार और कांग्रेस पार्टी ने, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल एक किल्ली निकाल दी कि भाई हम आपको चेहरा नहीं बना रहे हैं, अब आप तय हाँ। करिए कि साथ रहना है कि नहीं रहना है। तो इनकी मजबूरी हो गई। फिर ये कहने लगे कि नहीं नहीं, वो पहले जो महायुति है वो अपना चेहरा सामने लेकर के आए। तो देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई मेरे बराबर में बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, और आप हमसे पूछ रहे हैं कि चेहरा बताइए पहले। तो हमारा चेहरा तो बैठा हुआ है सामने। लेकिन लेकिन ये हर मामले में जो है निरुत्तर हुए। और अल्टीमेटली अब देखिए आपके कांग्रेस जो है वो 102-3 सीटों पर लड़ रही है। उद्धव सेना जो है वो करीब 96 सीटों पर लड़ रही है। शरद पवार 86 सीटों पर लड़ रहे हैं। लेकिन माना ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि शरद पवार इन दोनों पार्टियों पर भारी पड़ सकते हैं। क्योंकि वो सोच समझ करके एक तो अपनी सीटों पर दावा करते हैं, बल्कि अब से
करीब-करीब 2 महीने पहले शरद पवार ने एक फ़ॉर्मूला इनके सामने रख दिया था और देखिए वही हो रहा है जो शरद पवार ने फ़ॉर्मूला रखा था। उन्होंने कहा था कि आप दोनों 100-100 सीटों पर लड़ लो, हम 88 सीटों पर लड़ लेंगे। हुँ। तो अब देखिए कांग्रेस 102 पर लड़ रही है और ये 96 सीटों पर लड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार 86 पर लड़ रही है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है जो उन्होंने सुझाव दिया था और कुछ जो छोटे दल इनके साथ लगे हुए हैं उनके लिए इन्होंने सीट छोड़ी है। तो वहाँ पर बड़ा दिलचस्प इस समय जो है खेल चल रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ये एमवीए वाला इंडिया ब्लॉक वाला गठबंधन जीतता है, तो कांग्रेस ही अपना मुख्यमंत्री देगी साहब। वो शरद पवार या उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेगी। एक बार मुझे याद है जब ये कांग्रेस और एनसीपी चुनाव लड़ रहे थे, तो 2 सीटें एनसीपी की ज़्यादा आई थी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही बना था। हाँ। यानी कांग्रेस वो जो तो है वो अजीत पवार कहते हैं ना कि साहब कि वो तो मेरे को चाचा ने बनने नहीं दिया। हाँ, कि साहब अगर अड़ जाते तो उस समय मैं मुख्यमंत्री बन सकता था। तो वो नहीं लेकिन बनने उनको अजीत दिया। पवार को बनने नहीं देना था। जी हाँ, जी हाँ। तो ये और अगर यहाँ पर क्लियरिटी है, यानी महायुति में क्लियरिटी है। पहले ही दिन से इन लोगों ने कह कर के ही ये चुनाव मैदान में गए हैं कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा वही है, जो हमारा इस समय मुख्यमंत्री है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की चाहे जितनी सीटें आएँ अ, अगर 30 से कम ये सिमट जाते हैं एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ जाती हैं काफ़ी सीटें, तब तो अलग बात है, तब तो सीन ही एकदम अलग हो जाएगा और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना मजबूरी हो जाएगी एकनाथ शिंदे के लिए भी। क्योंकि फिर नैतिक बल भी उनके पास नहीं रहेगा कि भई वो मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी करें। पर बहुत रणनीतिक सूझबूझ के साथ, राजनीतिक सूझबूझ के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अभी एकनाथ शिंदे को आगे किया है क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में तो आप जानते हैं संजय जी, वहाँ पर एक जो ब्राह्मण विद्वेष चलता है, उसके चलते देवेंद्र फडणवीस को आप जैसे ही चेहरे के तौर पर शामिल आगे लाएँगे, तो फिर वहाँ की इक्वेशंस जो हैं वो थोड़ी-सी चेंज होती हैं। तो वो खतरा भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाना चाहती थी और एकनाथ शिंदे को ही वो आगे करके चल रही है। जी। और यदि देखा जाए तो अगर इनके स्ट्राइक रेट के हिसाब से भी आप हिसाब-किताब करें, तो 102 सीटें जो ले ली हैं कांग्रेस ने, तो 102 सीटों का इनका यदि आप लगाएँ स्ट्राइक रेट, तो 102 सीटों पे इनका जो करीब 65% स्ट्राइक रेट था, तो इनकी 66 सीटें आ जाएँगी। और शरद पवार का 80% था, तो उनकी जो है वो आप समझिए कि करीब 70 सीटें आ जाएँगी, तो उनकी सीटें इनसे ज़्यादा आ जाएँगी, अगर वही स्ट्राइक रेट रहता है तो। कांग्रेस का जो है हाल, वो ये अच्छा कांग्रेस और इनका हो गया, शिवसेना का मामला बड़ा ही गड़बड़ है। लोग तो कह रहे हैं कि साहब इनकी 20 सीटों से ज़्यादा नहीं आएँगी, हालाँकि स्ट्राइक रेट के हिसाब से चले तो उनकी 30 सीटें आ जाएँगी, 30-32 सीटें। अब इसी में सारा खेल होना है। क्योंकि किसी भी हालत में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस वर्सेस जो डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, वो 75 सीटों पर है। पिछली यस, बार यस। विदर्भ में और मराठवाड़ा में कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ दिया और इसी की वजह से उनकी 13 सीटें आ गई। क्या विदर्भ और मराठवाड़ा में अभी भी वही स्थिति है? क्योंकि इन 75 सीटों पे बहुत बड़ा दारोमदार है। नॉर्मली हम देखते हैं कि ऐसी सीटों में 80 से 90% स्ट्राइक रेट रहता है भारतीय जनता पार्टी का। हालाँकि पिछली बार जो था वो 40% भी नहीं रहा कांग्रेस के सामने, यानी लोकसभा में। अब देखिए लोकसभा से लोकसभा विधानसभा में मुद्दे कौन से हैं जो अलग हो गए हैं? देखिए लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर हम देखें और ट्रेंड को हम देखें संजय जी, तो यही जो विदर्भ की बात आप कर रहे हैं, मराठवाड़ा की बात आप कर रहे हैं और उत्तर महाराष्ट्र।
ये 3 ऐसे एरिया हैं जिन्होंने कांग्रेस को ताकत दी है। और ये जो ताकत मिली है, इसी के बल पर मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो अ ये उम्मीद कर रही है कि उसकी मैक्सिमम सीटें आएँगी। लेकिन साहब, पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें, तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस कोई बहुत बढ़िया नहीं रहा है। 2019 में तो केवल 44 सीटें आई थी इनकी, और 2019 में 44 सीटें, 2014 में 42 सीटें। तो विधानसभा चुनाव में तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया नहीं रहा है। और ये तो तब था जब एनसीपी और कांग्रेस केवल 2 पार्टियां लड़ रही थी। इस बार तो उद्धव ठाकरे की भी पार्टी इनके साथ मिल गई है, तो 3 पार्टियां लड़ रही हैं। तो ऐसे में कितना अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का रहेगा, कह नहीं सकते मतलब। अभी शिवसेना 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लड़ रही थी, तो केवल 56 सीटें आई थी उसकी। 2014 में ज़रूर जब अलग-अलग लड़े थे, लोकसभा चुनाव तो साथ लड़े थे, विधानसभा चुनाव में झगड़ा हो गया था, तो उसके बाद अलग-अलग लड़े तो भारतीय जनता पार्टी की भी बढ़ गई थी, 122 सीटें आ गई थी, और शिवसेना की भी 63 सीटें आ गई थी। लेकिन 2019 में घट गई, दोनों की घट गई। बीजेपी 105 पर रह गई और शिवसेना 56 सीटों पर रह गई। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव नतीजे एक्चुअल में किस कर्मठ बैठते हैं, और जो ये नए प्रारूप में, नए स्वरूप में गठबंधन सामने आए हैं, इनको पब्लिक एक्चुअल में लेती कैसे है। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि साहब इतनी सीटों पर अगर उनको बढ़त मिली है, तो विधानसभा चुनाव में भी उतनी सीटें उनको आ जाएँगी। ऐसा होता नहीं है आमतौर पर। और इस बीच बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं साहब, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, नैरेटिव बदल रहा है, हिंदुओं में एकजुटता फिर से दिखाई दे रही है। और जो मेरी सूचना है, जिस तरीके से हरियाणा में संघ परिवार ने जमकर के काम किया है, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी ये सुनने को मिल रहा है कि पिछले करीब 2.5 महीने से संघ नीचे तक काम कर रहा है, नीचे ज़मीन पे काम कर रहा है। वहाँ ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, उत्तर भारत में जो उत्तर महाराष्ट्र में जो मुद्दे बताए जा रहे हैं, वो जैसे जो अत्यधिक बारिश वहाँ पर आम तौर पर होती है, तो उन वहाँ के लोगों को ये शिकायत रही है शिंदे सरकार से कि साहब उनको मुआवज़ा पर्याप्त नहीं मिला, समय से नहीं मिला है। इसके अलावा जो धनगर कोटे की माँग है वहाँ पर, और गैर आदिवासियों की भर्ती को लेकर के जो वहाँ पर थोड़ा-सा नाराज़गी एक देखी जा रही है, आदिवासियों में ख़ास तौर से। और नंदुरबार जैसे जो आदिवासी इलाके हैं, वहाँ पर जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लेकर के भी कुछ लोगों की नाराज़गी की जानकारी मिल रही है। और जो प्याज उत्पादक किसान हैं, उनकी भी नाराज़गी वहाँ देखी जा रही है। विदर्भ में जो है, जो नाराज़गी के पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है, और कांग्रेस जिन पर राजनीति करके वहाँ बढ़त बना बना चुकी है लोकसभा में भी। जैसे विदर्भ में जो कपास है, जो सोयाबीन किसान हैं, वो जो लाभकारी मूल्य है वो ना मिलने की वजह से परेशान बताए जा रहे हैं और नाराज़ भी बताए जा रहे हैं। और वहाँ पर कुछ बाघ की, तेंदुआ की, ये भी प्रॉब्लम्स जो है वहाँ सामने आई हैं, उससे भी कुछ संघर्ष की स्थितियाँ रही हैं। अच्छा, ये भी एक शिकायत वहाँ के लोगों को है कि जितना भी औद्योगिक विकास हुआ है, वो सारा नागपुर और नागपुर के आस-पास तक सीमित रहा है, शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहा है। और रोज़गार की समस्या तो वो शाश्वत है, हर जगह है, वहाँ भी है। मराठवाड़ा की जहाँ तक सवाल है, मैं 3 क्षेत्र केवल इसलिए ले रहा हूँ कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, और जो लोगों की दुखती रग है, उन पर हाथ रखा है,
चुनाव प्रचार के दौरान। मराठवाड़ा में ये कहा जा रहा है कि जो मराठा कोटे की मांग हो रही है और मराठा बनाम जो ओबीसी विभाजन की जो राजनीति खेली गई है, उसको लेकर के वहां पर एक विभाजन देखा जा रहा है, नाराजगी देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और फडणवीस को लेकर के भी वहां एक नाराजगी का भाव जो है वो देखा गया है। और जो खेती का संकट है, जो बाजार में कम मूल्य मिलता है, वो एक अपने आप में समस्या है। इसके अलावा विकास का, औद्योगिकरण का, नौकरियों का, ये मुद्दे तीनों क्षेत्रों में हैं। उत्तर महाराष्ट्र में भी, विदर्भ में भी और इधर मराठवाड़ा में भी। तो ये मुद्दे मोटे तौर पर वहां पर साहब देखने को मिल रहे हैं। और ये नौकरियों का, ये तो पश्चिम महाराष्ट्र में भी आपको देखने को मिलेगा, ठाणे और कोंकण में भी देखने को मिलेगा, ये मुंबई में भी सवाल खड़े होंगे। तो मुंबई में थोड़े अलग मुद्दे हो जाते हैं, भाई किफ़ायती आवास नहीं मिलते हैं या झुग्गी पुनर्विकास की जो परियोजनाएं हैं उनमें देरी हो रही है। धारावी में जो झुग्गी बस्तियां हैं उनमें रहने वालों में नाराजगी है। बेस्ट बसों के भी मामले कुछ, ये सारी मतलब अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग परेशानियां हैं। अब ये कैसे एड्रेस की जाएंगी और जो घोषणा पत्र आने वाला है महायुति का, उसमें किन-किन समस्याओं को एड्रेस किया जाएगा, ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। क्या हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो रहा है महाराष्ट्र देखिए, जिस तरह से हरियाणा में हमें ट्रेंड देखने को मिला में? है, यहाँ तो खैर हरियाणा में तो 2 तरह के ट्रेंड हमने नोट किए हैं। एक तो जाट गैर जाट का और दूसरे हिंदुओं के फिर से ध्रुवीकृत होने का। तो वो ट्रेंड अगर वहाँ चला, यानी मराठा, नॉन मराठा, तो वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक मराठा चेहरे को महायुति जी ने जो है आगे कर दिया है कि हम मुख्यमंत्री ये हैं, मुख्यमंत्री ये रहेंगे। तो वहां पर हिंदू और गैर हिंदू के बीच में ध्रुवीकरण देखने को संजय जी मिल सकता है। जो ये वक्फ बोर्ड के मामले जो चल रहे हैं, जो महाराष्ट्र में भी उनकी ध्वनि आ रही है, बगल के कर्नाटका में तो आपने देखा है कि किस तरह से पूरा मामला ही चौपट हो गया है। इसकी कोई प्रतिध्वनि यहाँ भी दिख रही है? बिल्कुल, ये केवल महाराष्ट्र में नहीं साहब, ये तो पूरे देश में ही इस समय देखने को मिल रही है। और आज तो वो मैं एक खबर देख रहा था, किस तरह की लामबंदी इन लोगों ने शुरू कर दी है। हाँ, वो पूरा मुस्लिम अरशद मदनी और मुस सारे पूरे इकट्ठे हुए थे हाँ, आज। हाँ। और हुँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि साहब कुछ ही समय में 3 करोड़ 33 लाख ईमेल आई हैं हमारे पास में, जो इसके खिलाफ हैं और सरकार को अब इससे बचना चाहिए। ये बिल नहीं लाना चाहिए। मुसलमान नहीं चाहते हैं कि साहब ये बिल लाया जाए। अब ज़रा ये फर्जीगिरी जो की गई है, इसकी जाँच पड़ताल हो जानी चाहिए उच्च स्तर पर, कि ऐसे कौन से पसमानदा मुसलमान हैं जो इतनी भारी संख्या में भई आपको मेल कर रहे हैं, या ये सब अशराफों का और देशी-विदेशी ताकतों का खेल है। इसकी पड़ताल हो जाए तो इनके ये बंधक सब टूट ये जाएँगे। विदेशी मुसलमानों का खेल है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मुद्दा साहब बनेगा और बनना भी चाहिए संजय जी। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी ये दिखाई देगा। अच्छा, एक ये जो बात होती है रेवड़ियों की, और जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटका में जाके और खुले मंच पर कर्नाटका सरकार को नसीहत दे दी, और जिसको कि नरेंद्र मोदी ने तुरंत ही लपक लिया और उसके ऊपर लंबा चौड़ा बयान दे डाला। इसका क्या प्रभाव होगा? मोदी जी ने 3 ट्वीट किए और तीनों ट्वीट में उन्होंने एक तरीके से कांग्रेस को नेक्ड कर दिया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जीतने के लिए राज्यों में किसी भी हद तक चले जाते हैं। और शुरुआत तो खैर कभी तमिलनाडु में हम और आप सुनते थे कि जो द्रविडियन पार्टियां थी वो किस तरीके से उन्होंने जो है वो मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की चीजें बांटनी शुरू की थी। लेकिन उसके बाद हम यहाँ अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल ने ये फ्री बीज का एक तरीके से फिर से तड़का और छोंक लगाया था। और अब कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलते हुए हर राज्य में ही फ्री बीज का जो है एक
झुनझुना लोगों को थमा रही है। पर हमने और आपने ये भी तो देखा है कि अभी हिमाचल में क्या हुआ था। मतलब एक वर्स्ट सिचुएशन कि आप अपने सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन भी ना दे पाएँ, आप पेंशनधारियों को पेंशन रिलीज़ ना करने पाएँ, तो इससे ज़्यादा बुरी स्थिति क्या होगी? और यही हाल हमने ये सुना है कि कर्नाटक में भी सिचुएशन आ रही है। डीके शिव कुमार ने जो बयान दिया था कि हम जो 5 गारंटी हैं, उनमें से 1 गारंटी पर पुनर्विचार कर रहे हैं, उसकी पुनर्समीक्षा करेंगे, वो क्या था? और बाद में जब बवाल हो गया तो कहा नहीं, नहीं वो कुछ महिलाएँ हैं जो अपना भाड़ा पे करना चाहती हैं बस में, वो फ्री में यात्रा नहीं करना चाहती, इसलिए हमने जो है ये फैसला किया था कि हम पुनर्विचार करेंगे। और बाद में जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक मुख्यमंत्री इधर बैठे, उप मुख्यमंत्री उधर बैठे और वहाँ उनको एक तरीके से फटकार ही लगा दी कि भई हम तो ये 5 गारंटी महाराष्ट्र में भी देना चाह रहे थे और आप लोग ऐसा काम कर देते हो, मैंने तो अखबारों में पढ़ा है, इससे बड़ी बदनामी होती है पार्टी की। यानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आपको निवस्त्र कर रहा है। मुझे तो कई बार लगता है कि खरगे साहब अंदर से परेशान हैं और कुछ घटनाएँ उनके साथ ऐसी हो गई हैं, जिससे वो अपनी भड़ास कहीं न कहीं किसी न किसी पे निकालने की सोच रहे थे और एक संदेश संकेत जो है वो 10 जनपद तक पहुँचाना चाहते थे कि भई ये एक तो वो जो वायनाड में उनके साथ घटना हुई थी कि दरवाजे के बाहर से खड़े होकर के दरवाजे जो के बाहर ही खड़ा जो करके। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ये एक मजाक कर दिया जाए और एक तरह की जो है अपमानजनक असहज स्थितियां पैदा कर दी जाएं तो वही होता है। और दूसरे एक इनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें ये सुप्रिया श्रीनेत के साथ बैठे थे, एक दो लोकल लीडर बैठे हुए थे और शिकायत कर रहे थे कि अ, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो वो सम्मान भी तो होना चाहिए, ये व्यवस्थाओं का ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए। जब ये राहुल जी आते हैं, प्रियंका जी आती हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है धकिया करके मुझे किनारे कर देते हैं। तो मतलब जो वास्तविक स्थिति है, उसका एहसास, आभास अब हो रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे को। जब इनको बनाया जा रहा था तब इनको पता नहीं था कि ये कुटली कठपुतली ही अध्यक्ष रहेंगे या इसी तरह के अपमानजनक स्थितियों परिस्थितियों से इनको गुजरना पड़ेगा। तो ये ठीक है, अध्यक्ष बना दिए गए। इससे पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिए गए थे। 2014 में लोकसभा में इनको संसदीय दल का नेता बना दिया गया था। तो लगातार इन पर कृपा बरस रही है 10 जनपद की, लेकिन 10 जनपद के नेताओं के सामने या सदस्यों के सामने मैं कहूँ नेता कहना तो अ, अपमानजनक होगा नेताओं के लिए, पर जो 10 जनपद के सदस्य हैं, उनके सामने इनकी हैसियत क्या होगी, इस बात का तो इनको पहले से अंदाज़ा होगा। अब यो जो भी कुछ हुआ है कर्नाटक के संदर्भ में, जो भी इनके बयान आए हैं, उसकी तो मीमांसा होगी, समीक्षा होगी। पर कहीं न कहीं कहा गया होगा ऊपर से कि भई अब तो रायता फैला दिया है खरगे साहब ने, इसको किसी तरीके से समेटो। इसलिए केसी वेणुगोपाल से लेकर के सिद्धारमैया और सबके जो है बयान आए कि नहीं-नहीं प्रधानमंत्री जी गलत संदर्भों में बयान दे रहे हैं। हमने तो इतने हज़ार करोड़ जो है अपनी गारंटियों के लिए अलग से रखे हुए हैं। सारी गारंटियों को पूरा कर रही है हमारी सरकार। क्योंकि इनको पता है कि प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पर ऐसे ही रिएक्ट नहीं करते हैं। उन्होंने अगर तुरंत इसको लपका है, इसका मतलब ये है कि झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी ये मुद्दा बनने जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये मुद्दा बनेगा तो इनका जो मुख्य जो मुद्दे जिसके सहारे इन्होंने लोकसभा जीता था महाराष्ट्र में, एक तो वो संविधान वाला जो फर्जीवाड़ा था, जो कि अब इस स्टेट इलेक्शन में उसकी किसी भी प्रकार की कोई प्रतिध्वनि नहीं है। और दूसरा इन्होंने जो ये गारंटी कार्ड बाँटे थे, उसका बड़ा असर पड़ा था। वो बिल्कुल। उसकी पूरी की पूरी धार जो है वो खड़गे जी ने निकाल दी है। तो इससे तो ये लगता है कि साहब के जो मुख्य मुद्दे ये लेके जाना चाहते थे और जैसा कि बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी भी
कि भाई इनकी ये जो खटाखट वाली जो सारी स्कीमें हैं वो फटाफट खत्म हो गई। हाँ, सही बात है। एक्सपोज़ हो गए एक्चुअल में, एक्सपोज़ हो गए। भई आप घोषणाएँ तो चाहे जितनी कर दीजिए और मुँह के सामने तो पूरा आकाश खुला हुआ है, कितना भी आप कुछ भी कहिए, पर उनको जब पूरा करने की बात आती है तो सवाल ये है कि फंड कहाँ से आएँगे? विजय सरदाना जी ने एक अ, याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में और उसमें अंतिम भाग में उन्होंने कहा था कि जब आप इस तरह की फ्री बीज की घोषणाएँ करें, तो आपको ये बताना चाहिए कि आप फंड कहाँ से रेज़ करेंगे। तो अगर आप ये नहीं बता पा रहे हैं, तो ऐसी पार्टियों के घोषणा पत्रों पर बैन लगना चाहिए और उनका प्रसार-प्रचार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो आइए अब अंत में एक प्रश्न आया वो ले लेते हैं। जस्ट रीड लिसन अली दश्ती बुक। जस्ट रीड टॉपिक्स वन पेज ओनली एंड स्प्रेड। नंबर 1 एक्स मुस्लिम M.A. खान इस्लामिक जिहाद हाउ हिंदू सर्वाइव। हाँ, M.A. खान की अकेले यही किताब नहीं है, बाकी बहुत सारी उनकी बहुत अच्छी सी किताबें हैं। शरिया लॉ, रिलायंस ऑफ द ट्रैवलर। रिलायंस ऑफ द ट्रैवलर इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, ये शफीई इस्लाम की बुक है, हमारे यहाँ हनफी इस्लाम होता है। तो आइए इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम दें। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।